अभी तक हम लोग स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की बात कर रहे थे, है ना, पिछली वीडियोस में। सब लोग अगर लाइव हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दें हमें। कुछ नोट करके एक दो फैक्ट उसमें और लिख लो आप। जैसे 1905 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता? नहीं, बनारस सेशन हुआ था। बनारस सेशन था। अध्यक्ष कौन थे? लिख लेंगे आप, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले कौन है? नरमदलीय नेता है, ठीक है। गोखले जी के बारे में थोड़ा हम लिखेंगे, हम इसी में लिखेंगे। इसी में कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, इसी में कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। देखो, स्वशासन शब्द जब यूज करते हैं तो अपना शासन। कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई स्वशासन का मतलब क्या, अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, उसको डिफाइन नहीं किया गया। बट उन्होंने कहा स्वशासन। तो नरमदलियों के लिए स्वशासन का मतलब क्या होता था? प्रशासन में हमारी भागीदारी अधिक। और गर्म दलियों में होता था कि अपना शासन, लेकिन अपना शासन का मतलब पूर्ण आज़ादी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अरविंद घोष के अलावा किसी ने इस तरह की बात नहीं कही थी। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण आज़ादी की बात 1929 में की जाएगी, लाहौर सेशन में। लेकिन नरम और गरम दल में अंतर तो है। एक तो कह रहा है कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाओ, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं, भारतीयों का शासन होना चाहिए। उसकी एक व्याख्या ये हो सकती है कि हमें आज़ादी दो, बट किसी ने कहा नहीं कि हमें आज़ादी दो। डिग्री का अंतर है। बट ये जो प्रस्ताव पास हुआ, इसमें दोनों नेता मौजूद हैं, नरम गरम दल। तो ये कब प्रस्ताव पारित हुआ? दिसंबर 1905 में, जब वार्षिक सेशन हुआ। बंगाल विभाजन आंदोलन शुरू हो गया है, यानी अब कांग्रेस के तेवर भी बदल रहे हैं। शुरुआती दौर में कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? लोगों को जागरूक करना। क्या था? मित्रवत संबंधों की स्थापना। क्या था? एकता, एकजुटता। 5 तक आते आते क्या है? स्वशासन। स्वशासन यानी कि राजनीति का अवधारणा है, अपना शासन। इसी तरह से स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस की एक बैठक हुई 1906 में। कहाँ हुई थी बैठक? ये बैठक हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इस समय? दादा भाई नौरोजी। और इस समय 4 प्रस्ताव पारित हुआ था: स्वदेशी, बहिष्कार, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वराज। ठीक है, स्वदेशी, बहिष्कार, शिक्षा एवं स्वराज। बहुत फेमस हुआ था, बहुत चर्चा हुई थी इसमें। गरमदलीय नेताओं के दबाव में कांग्रेस की बैठक में 4 प्रस्ताव। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन तो चल ही रहा है, एक शिक्षा और स्वदेशी शिक्षा भी होनी चाहिए हमारी, उसके लिए भी प्रयास करना है हमें। और स्वराज भी होना चाहिए हमारा। फिर एक बार स्वराज को डिफाइन नहीं किया गया। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिश सरकार स्वायत्तता दे रही है, वैसे हमें भी दे दी। दादा भाई नौरोजी ने एग्जाम्पल देके कहा था, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह हमें भी आप स्वराज। लेकिन स्वराज और स्वशासन में अंतर हो जाता है। स्वशासन में हम राजनीतिक मुद्दों पे ज़्यादा बात करते हैं, पर हम जब स्वराज की बात करते हैं तो स्वराज में राजनीतिक तो होता ही है, अपना शासन। बट स्वराज शब्द का यूज हम आर्थिक सेंस में भी करते हैं, सामाजिक सेंस में भी करते हैं। स्वराज शब्द का यूज हम थोड़ा व्यापक अर्थों में करते हैं, बोलचाल की भाषा में। बट यहाँ जो डिमांड रखी गई है वो राजनीतिक ही रखी गई है।
बात समझ में आ रही है सभी को? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस का तेवर भी बदल रहा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस में मतभेद क्यों हुआ, विभाजन क्यों हुआ, वो संदर्भ में भी चर्चा करेंगे हम एक साथ रिलेटेड थोड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं एक जगह पे रख रहा हूँ। ताज का सेशन, तो पहला 4 सेशन आपको ध्यान है कांग्रेस का। पहला कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। दूसरा कलकत्ता। तीसरा, चौथा इलाहाबाद। पांचवा मैंने कराया नहीं था, मैंने बताया नहीं था आपको। फिर बॉम्बे होगा, फिर कलकत्ता होगी। ये चलिए अभी आगे लिस्ट जब मैं आपको कराऊंगा, सिस्टम वो आ जाएगा आपके सामने। तो कुछ जो फिलर जैसे फैक्ट रह जाएंगे ना, जो फिल करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, जो प्रवाह में फैक्ट्स आता हूँ उसको लेकर के चलता हूँ। कुछ मैं हम नोट्स यूज करेंगे, कुछ मैं फिल करवा दूंगा। प्रवाह के फैक्ट्स का फायदा क्या होता है, पीटी में ज़्यादातर इसी फ्लो वाले सवाल को पूछा जाता है, जो हिस्ट्री को आगे लेकर के चलता है। खोज खोज करके नहीं, जो प्रवाह में चल रहा है ज़्यादातर सवाल, ऐसा नहीं है कि सारा सवाल। और इससे आपके उदाहरण भी मजबूत हो जाएंगे मेंस में। जैसे आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी करें, तो आपके पास इतने उदाहरण होंगे कि उन उदाहरण के लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा। स्वदेशी का कॉन्सेप्ट पता है आपको। अमूमन क्या होता है कि हम लोग पीटी के लिए अलग से फैक्ट्स तैयार कर लेते हैं, मेंस का कॉन्सेप्ट कई बार अलग कर देते हैं, तो दोनों को हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस के तेवर बदल रहे हैं भाई। तेवर क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि गर्मदली नेता बहुत सक्रिय हैं, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। वरना कांग्रेस डरती थी सरकार को चुनौती देने में। गर्मदली नेताओं को लगता था कि नहीं, चुनौती देने का वक्त नहीं है। खूब आलोचना होती थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक अवसर पे कहा था, दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि आप जो आलोचना करते हैं यही हमारी उपलब्धि है। 1905 में गोखले ने कहा, गर्मदली नेता जो हमारी आलोचना करते हैं यही हमारी उपलब्धि है। जितने जिम्मेवारी हम ले सकते थे उतनी हमने संभाली। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है या फिर हम आगे बढ़ें? आवाज़ नहीं आ रही तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, आवाज़ क्लियर हो जाएगी। कि आंदोलन को आम लोगों के बीच ले जाने की आपकी जिम्मेदारी थी। भाई आपके अंदर जो बेचैनी है ना, यही हमारी उपलब्धि है। पूरे देश में एक जैसी बेचैनी है। पहले वो बेचैनी अलग अलग थी, बिखरी हुई थी। अब वो बेचैनी एक साथ दिख रही है। कांग्रेस को कुछ करती क्यों नहीं है, पूरा देश एक स्वर में कहता था। तो कांग्रेस यही तो चाहती थी शुरू में, कि पूरे देश की वो आवाज बन जाए। ठीक है। तो ये एक सफलता के तौर पे भी इसको बुद्धिजीवी जो है गोखले चित्रित करते हैं। देखिए, आप एक बार नंबर पे हमसे बात कर लीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप हमें। ठीक है, जो भी आपको इशू आ रहा है क्लासेस में वो सब हम देख लेंगे। देखिए, ये वित्तीय मामलों के बड़े जानकार थे। ये केंद्रीय विधायिका के भी सदस्य हो चुके थे। भारतीय पैसे का अपव्यय हो रहा है, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक वेलबी आयोग का गठन किया था कि भाई आप बताइए, तर्क दीजिए, प्रमाण दीजिए। तो जिनसा वाचा और गोखले, ये दोनों कांग्रेस की तरफ से उस आयोग के समक्ष विध प्रमाण उपस्थित हुए कि ये ऐसे ऐसे पैसे का मिसयूज हो रहा है। ठीक है। तो मृदभाषी थे, नरमदली नेता है, इनकी शैली नरमदली है। 1905 में इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये आपके प्रिंटेड मैटर में सब जिक्र है, आपको मिला है होगा अलग अलग चैप्टर्स में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो कहते थे कि जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहता है वो इस संस्था में जुड़े। तो कई लोकप्रिय लोग जैसे एच एन कंजूरो जैसे लोग, एन एम जोशी, कई ऐसे लोग जिन्होंने आगे राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है, वो लोग भी इस संस्था के मेंबर थे। जो 1909 का अधिनियम बना था, उस अधिनियम में बहुत कुछ था, सजेशन गोखले का भी था। हालांकि सरकार ने सारी बातें नहीं मानी थी गोखले की।
तो महाराष्ट्र में क्या होता था, फिरोज शाह मेहता और गोखले नरमदली शैली को रिप्रेजेंट करते थे, इनका कांग्रेस में प्रभाव था। और एक तरफ तिलक थे जो गर्मदली शैली के थे। तो बंगाल में दोनों के बीच अक्सर रणनीति को लेकर के टकराव होता रहता था। आपका तरीका बेहतर, दोनों एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। नेता और गोखले एकजुट हो गया, तिलक और आगरकर वगैरह एकजुट हो गए। तिलक बहुत प्रभावी थे, तो ये विवाद भी अक्सर रहता था। इसीलिए बहुत सारे बेहतरीन आइडिया जो तिलक के थे उसको कांग्रेस के मन से लागू नहीं किया गया, क्योंकि नरमदली नेता, खास करके जो महाराष्ट्र के नरमदली नेता थे, वो विरोध करते थे कि तिलक की जो शैली है उससे कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हो सकता है एक अखिल भारतीय संस्था के तौर पे। व्यक्तिगत टकराव भी कभी कभी हो सकता है, बट रणनीतिक मतभेद हमेशा होता था। कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे आगे भी आपको, ठीक है। तो गोखले, दादा भाई नौरोजी का जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हमने बताया भी था कि यदि आप किताब भी पढ़ते हो, जैसे तिलक आएगा तो तिलक का परिचय, तो दादा भाई नौरोजी आता है तो बिपिन चंद्रा उसका एक पैराग्राफ में परिचय देते हैं। आप भी रुक करके 6-7 लाइन ठीक से पढ़ लिया करना, उनके बारे में बताया जाता है। गॉट इट? ऐसे इंफॉर्मेशन भी आपके बढ़ते जाएंगे। नॉर्मल कंट्रीब्यूशन बताना तो आसान है, हमें ज़रूरत होता है उदाहरण की, पीटी के लिए और मेंस में अधिक नंबर पाने के लिए उदाहरण याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई गोखले जी की। और तो हम क्या बात कर रहे थे, बहिष्कार एवं स्वदेशी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों यहाँ साथ साथ आ गए। स्वदेशी आंदोलन पे जो एक सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है या पूछी गई है, वह है स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति के बारे में। जैसे नेचर शब्द आया, आपके मन में क्या क्या ख्याल आने चाहिए? लक्ष्य की चर्चा होनी चाहिए, और संगठित असंगठित है, प्रतिरोध कैसे कर रहे हैं, सामाजिक आधार क्या है। हाँ, कमेंट करिए आप सब लोग। जोग्राफिकल बेस कितना है, प्रसार कितना है, भूले तो नहीं है ना आप सब? द मोमेंट आए किसी भी मोमेंट में, तो आप इन आयामों को ठीक से, नेशनल मूवमेंट का कोई भी टॉपिक इसके बिना सॉल्व लगभग नहीं होगा मेंस में, कोई भी सवाल। इसी से किसी पक्ष को निकाला जाता है एग्जाम एग्जाम में, ठीक है। तो आप जैसे घटनाक्रम हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं देश में भी इसका प्रसार है, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पे इसका प्रसार है, लोगों को भी चर्चा हमने की। इसी को नेचर के रूप में जरा हम समअप कर लेते हैं 7-8 पैराग्राफ में, ठीक है। एक शीर्षक दो लिखो। ये एक टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा है विस्तार इसमें, और महत्व भी देती है यूपीएससी इस टॉपिक को, ठीक है। शीर्षक दो, स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति। स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति लिखो। 1857, 1857, पहला पॉइंट लिखो, 1857 एवं कांग्रेस की स्थापना के पश्चात कांग्रेस की स्थापना के पश्चात यह पहला जन आंदोलन था। यह पहला जन आंदोलन था जिसका अखिल भारतीय स्तर पर प्रसार देखा गया। लिखें यह शहरी आंदोलन था, इसी में लिखें यह शहरी आंदोलन था, शहरी आंदोलन था। और दिल्ली, लाहौर, बॉम्बे, पूना, मद्रास, कलकत्ता, ढाका इत्यादि शहरों में आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।
तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया फीचर में, ज्योग्राफिकल फीचर हमने लिया है ना। हमने क्या कहा 57 और 85 दोनों टर्निंग पॉइंट है इतिहास का। दोनों के बाद ये पहला मास मूवमेंट है जिसका अखिल भारतीय स्तर पर प्रसार। लेकिन शहरी आंदोलन है, जितने बड़े शहर हैं सब पे कहीं ना कहीं स्वदेशी की गतिविधियां हमें दिखाई। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम लास्ट में नोट करके लिखवा दूंगा। जैसे तिलक पहले नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन का देशव्यापी प्रसार समर्थन भी किया और उनकी बड़ी भूमिका रही तिलक की। तो कुछ कुछ एसोसिएटेड फैक्ट्स मैं आपको लिखवा दूंगा इसमें, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, प्रसार। अगला पॉइंट लिखें आंदोलन में मध्य वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग एवं आम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेषकर महिलाओं, मजदूरों एवं छात्रों की। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख लो मुस्लिम संप्रदाय की सीमित भागीदारी, मुस्लिम संप्रदाय की सीमित भागीदारी तथा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक दंगे भी हुए। इसी में लिखो पारंपरिक, ब्रैकेट में लिखना पारंपरिक भारतीय उद्योगपतियों ने भी आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। पारंपरिक भारतीय उद्योगपतियों ने भी आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। ठीक है, इसका सेंस क्या है, जो सूती कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग में पैसा लगा रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जो उत्साह में जो लोग हैं उन्होंने पैसे लगाए माचिस वाले में, जो सीमेंट वाले में, जहाँ जहाँ संभव था। जो ट्रेडिशनल पूंजीपति थे, जो हमारे महाजन व्यापारी वगैरह, वो अभी समर्थन में नहीं। गांधी जी के आने के बाद उनका जुड़ाव शुरू होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत व्यापक समर्थन देंगे। वो तो एक एक वर्गों को जोड़ा जाएगा इस आंदोलन में। बट अभी पहला फेज है, तो ये दो महत्वपूर्ण बात है। मुस्लिम समाज क्यों साथ नहीं था, तो आपको याद होगा 1888 में ही सैयद अहमद खान ने एक यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था और उन्होंने कहा था कांग्रेस का सपोर्ट मत करिए, सरकार के साथ रहिए ताकि सरकार हमारा सपोर्ट करे। इस समय क्या हुआ था, जब ये आंदोलन चल रहा था तभी ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि बहुत जल्दी हम संवैधानिक सुधार करेंगे। और नरमदली नेताओं को हमेशा लगता था कि धीरे धीरे संवैधानिक सुधार के द्वारा एक वक्त ऐसा आएगा जब ब्रिटिश सरकार हमें सत्ता, जैसा अमेरिका, कनाडा और दूसरे राष्ट्रों में कभी हुआ है। तो वो इस सोच में थे। जैसे घोषणा हुई, नरमदलियों को लगा कि सरकार के ज़्यादा नाराजगी मोल लेनी ठीक नहीं है, सरकार जब कह रही है, सुधार कह रही है, तो आप देख लेना चाहिए। और इसी दौरान मुस्लिम समुदाय का एक प्रतिनिधि 1906 में, इस समय जो वायसराय मिंटो हैं, उनसे शिमला में मुलाकात करता है। उसको ठीक है शिष्टमंडल, शिमला शिष्टमंडल भी कहा जाता है। शिमला में वो लोग मुलाकात करते हैं। तो सरकार ने आश्वस्त किया था जब भी सुधार होगा तो हम आपको विशेष महत्व देंगे। और दिसंबर 1906 में ही भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। इसका भी अलग से हम जिक्र करेंगे। वैसे तो मुस्लिम लीग, सैयद अहमद खान, इस सब का एक प्रभाव था कि मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सीमित रही और आंदोलन के दौरान दंगे भी हुए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, सोशल बेस। हमने क्या बताया, मध्य वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग। अब निम्न वर्ग का उदाहरण देना हो तो आप दे सकते हैं पुजारी समाज का उदाहरण, धोबी भाइयों का उदाहरण, महिलाओं ने विदेशी गहनों को, विशेष पॉइंट में आपको एग्जाम्पल बढ़ाने हैं।
बात समझ में आ रही है ना? अब आप पूरी तरीके से रिलेट कर रहे हैं। हिस्ट्री में फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों साथ चलता रहता है। कॉन्सेप्ट के साथ यदि फैक्ट दोगे आप, थोड़ा सा एग्जांपल बढ़ाओगे तो ठीक रहता है मेंस में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। देखो, आंदोलन का प्रारंभिक लक्ष्य बंगाल विभाजन को रोकना था। लेकिन शीघ्र ही स्वशासन, स्वराज एवं आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों को महत्व दिया गया। तो आप देखोगे कोई एक गोल पे बात नहीं हो रही है, अलग अलग तरीके की बात हो रही है। बस बेचैनी है अंग्रेजों के विरुद्ध, हम यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। 15-20 वर्षों में ये एकता और मजबूत होगी तो गोल भी बड़ा फोकस होगा। अब तुम छोड़ो, अब तुम ये नहीं करो, अब तुम ऐसे करो। जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा, कांग्रेस और आंदोलन की दूसरी धाराओं के भी गोल बड़े स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, सरकार के द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट। जैसे शुरू में नरमदली कांग्रेस है तो सैयद अहमद खान जैसे लोग कह रहे हैं जाना मत कांग्रेस में। अब गरमदली कांग्रेस है तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो एक तरफ आज़ादी और कांग्रेस का मूवमेंट सांप्रदायिकता के साथ ही साथ रंग बदलता जाएगा। 47 तक दोनों का खेल साथ साथ चलेगा अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आई बात, आगे आगे चलती जाएगी। सांप्रदायिकता होता है धर्म का राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग। पूरा टॉपिक कराने के बाद हम एंड में सांप्रदायिकता अलग से पढ़ाएंगे हम आपको, बट साथ साथ हम जिक्र करते रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखो, आंदोलन का संचालन आंदोलन का संचालन आंदोलन के संचालन में नरमदलीय एवं गरमदलीय दोनों तरीके अपनाए गए। देखो, गरमदलीय पद्धति ज्यादा लोकप्रिय हुई। गरमदलीय पद्धति ज्यादा लोकप्रिय हुई। आंदोलन को अहिंसात्मक दायरे में रखने पर बल दिया गया। अहिंसात्मक दायरे में रखने पर बल दिया गया। लेकिन आंदोलन के कमजोर होते ही युवाओं ने हिंसा के मार्ग को भी अपनाया। हिंसा के मार्ग को अपनाया। तो ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कई धाराएं दिखेंगी आपको। इसकी विशेषता है नरमदली भी दिखेगी। 1903 में जब प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ तो नरमदली तरीके से विरोध हुआ। नरमदली नेता भी इस पूरे आंदोलन के मंच में सक्रिय हैं, दादा भाई नौरोजी गोखले। बट मेन आंदोलन का जो बेस है वो गरमदली नेता है। तो गरमदली शैली भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई इसमें। तो और जब सरकार ने कठोर नीति अपनाई तो जो गरमदली के फॉलोअर्स हैं 1907-8 में, उन्होंने हिंसा का सहारा। कांग्रेस के कोई भी नेता ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। पद्धति मोटे तौर पे तांत्रिक रही, अहिंसात्मक रही। तो ना बहुत सारी बिखरी हुई संभावनाओं को रिप्रेजेंट कर रही है ये मूवमेंट। बात समझ में आ रही है सभी को? यस। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। जिसे हमने कहा आपको, नेचर में एक तरीके से हम कंक्लूड कर रहे होते हैं जो हम समझाते हैं। तो इसका कोई भी वाक्य जो है, कोई भी पैराग्राफ क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। आपके पास उदाहरण होंगे, आप उसको समझ सकते हैं। ये भी तरीका रहा, ये भी तरीका रहा। और अभी क्रांतिकारी पढ़ाएंगे तो उसके भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, घटनाओं के एग्जाम्पल आ जाएंगे। अगला पॉइंट लिखो। लिखो, गर्मदलीय पद्धति में बहिष्कार एवं स्वदेशी पर ज्यादा बल दिया गया। बहिष्कार एवं स्वदेशी पर ज्यादा बल दिया गया। बहिष्कार के अंतर्गत
बहिष्कार के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, तथा स्वदेशी के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसे महत्व दिया गया। क्योंकि बंगाल विभाजन आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। यदि उसकी हम अलग से चर्चा नहीं करेंगे तो वो बात दब जाएगी नेचर में। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, तो उसका जिक्र जरूर नेचर में हम बहुत विस्तार से तो हम अलग से हमने पढ़ा ही दिया कि देखो बहिष्कार क्या होता है, स्वदेशी क्या होता है। यार राइटिंग में रेफरेंस देना होता है, ये भी है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आंदोलन में एक संगठन के तौर पर कांग्रेस की कोई विशेष भूमिका नहीं देखी गई। हालांकि कांग्रेसी नेतृत्व ने संगठित तरीके से आंदोलन का संचालन किया। जैसे कहने का आशय क्या है कि जैसे कांग्रेस के बैठक में क्या होता था कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, तो इसमें वो चीज़ नहीं थी। चाहते तो थे, गरम दलियों में इतना मतभेद था कि वो सहमत नहीं हो पाए, तो सिस्टम नहीं बन पाया। तो फिर भी आंदोलन संगठित रहा मैक्सिमम, लेकिन उसमें एक संगठन के तौर पे कांग्रेस से ज़्यादा लाल बाल, पाल बनर्जी, के मित्रा, इस तरीके के नेताओं की भूमिका थी। वो लोग अपने अपने तरीके से, कोई नरमदली तरीके से, कोई गरमदली तरीके से आंदोलन का संचालन कर रहा था। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बन पाई थी संगठन के तौर पर कि भाई ये पॉलिसी होगी इसमें, ठीक है। ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। अभी वो तौर तरीका आया नहीं है गांधावादी शैली के साथ बैठक होगी, घोषणा होगी, फिर नियम बनेंगे, हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो एक आंदोलन की सीमाओं के साथ अगले आंदोलन में क्या गांधी जी दूर करेंगे, इस आंदोलन की कमियां अगले आंदोलन में कैसे दूर होगी, इस सबका एक चैन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, देखिए सरकार की कठोर नीति, संगठनात्मक कमजोरी, जन आंदोलन की सीमाएं, इत्यादि कारणों से यह आंदोलन कमजोर हुआ। लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद में यह मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन जन राष्ट्रवाद, अखिल भारतीय चरित्र, बहिष्कार एवं स्वदेशी जैसे तरीकों पर बल ने आंदोलन को एक विशिष्ट पहचान दी। और यही विशेषताएं आगामी आंदोलनों में व्यापक फलक पर घटित हुई। ठीक है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं ना, आगे और बड़े पैमाने पर हमको दिखेंगी। इसको राष्ट्रीय आंदोलन में एक मील का पत्थर माना जाता है, माइलस्टोन, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है।
तो जो जो 6-7 कॉमन बातें हैं वो आपने आपके सामने रख दी। अखिल भारतीय चरित्र, जन चरित्र है इसका, ये भी क्लियर हो गया। इसमें खास करके महिलाओं मजदूरों की भूमिका, किसानों की भूमिका नहीं है अभी यहाँ पे। शहरी है तो किसानों की भूमिका, अपवाद स्वरूप कहीं कुछ घटनाएं दिखेंगी, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बट ये ट्रेंड के तौर पे भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लक्ष्य अभी बहुत फोकस नहीं है, लेकिन वैसा ही है कुछ, हमें आज़ादी चाहिए। बट कार्य पद्धति जो है वो हो गई है जो पूरे आंदोलन में चलने वाली है। इसी में थोड़ा संशोधन करेंगे गांधी जी आगे, बहिष्कार स्वदेशी में कुछ और मुद्दों को ऐड करेंगे, कुछ नियम बनाएंगे। बेस तो यही रहने जा रहा है, ठीक है, बहिष्कार स्वदेशी यही रहने जा रहा है। और अब आप देखो कि विरोध के तरीके में भी जो मैंने बताया आपको, जो तमाम तरीके हैं वो भी हैं यहाँ पे। संगठन के तौर पे कांग्रेस ठीक है, हम नहीं कह सकते कि संगठन के तौर पे कांग्रेस की भूमिका, लेकिन आंदोलन बहुत हद तक संगठित था। तो अहिंसात्मक आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन, संगठित आंदोलन, जो 7-8-9 विशेषताएं होती हैं वो आपको यहाँ रख दी गई हैं। ये सारी विशेषताएं गांधी आंदोलन में भी आगे दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ नोट करके कुछ तथ्यात्मक जानकारी आप लिख लो। पहला लिखो, तिलक, पहला पॉइंट लिखो इसमें नोट में, तिलक बंगाल से बाहर आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले प्रथम नेता। आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले प्रथम नेता। दूसरा पॉइंट लिखो कुछ और नेताओं के नाम, जैसे एक हैं सैयद हैदर रजा, दिल्ली, ये दिल्ली में थे। एक और नाम लिख लें आप, हरि सर्वोत्तम राव, और कृष्णा राव, ये आंध्र प्रदेश में थे। इनका जिक्र भी हमने नहीं किया था, बाकी तो लोगों का हमने जिक्र कर दिया था। आंध्रा में थे। आंध्रा में लोगों ने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन भी कहा गया आंध्रा में, ठीक है। तो हम लोग जो नेचर की बात की उसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं आपके। तो प्रसार पे बात हमने कर ली, कुछ नेताओं की बात हम कर रहे हैं। अगला लिखें आप, लिखो 1908 में तिलक को 6 वर्षों की सजा, तिलक को भेजा गया था वर्मा के मांडले जेल में। वांडले जेल में भेजा गया था, ठीक है। सबसे बड़े नेता भी थे उस समय, है ना। एक और पॉइंट लिखें आप, 1908 में बंगाल से 9 नेताओं का निष्कासन, 9 नेताओं का निष्कासन। जिनकी गतिविधियों से समस्या होती थी उनको निकाल दिया जाता था कि आप इतने समय के लिए बाहर रहें, नहीं आएंगे आप। एक तरीके से तड़ी पार घोषित करना आज की भाषा में, भाई आपके रहने से जो है खतरा है। मजेदार बात क्या है कि कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमदली नेता को भी बंगाल से निकाला गया। गर्मदलियों को निकाला जाए, हिंसा वालों को निकाला जाए तो बात समझ में आती है। के मित्र जैसे नरमदली नेताओं को भी निकाला गया। एक और पॉइंट लिख लें, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा, रद्द करने की घोषणा तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा, दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा। ठीक है,
11 में एक बड़ी घटना थी, इससे भी जुड़ी हुई घटना, बंगाल विभाजन सरकार ने रद्द कर दिया। विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, उसको देखते हुए सरकार ने रद्द कर दिया। ठीक है, और दिल्ली को फिर कैपिटल बनाने की घोषणा की गई। वारेन हेस्टिंग के समय में ही कलकत्ता कैपिटल था अंग्रेजों का। ठीक है, तो दिल्ली का कैपिटल लाया गया, इस समय बड़ी घोषणा थी। और जो हमने बताया था, निरंकारी कॉलोनी के पास ही आपका वो मेमोरी स्टोन है, जहाँ पे एक स्टोन लाया गया था। इस समय जॉर्ज पंचम थे शासक, और भारत में वायसराय थे हार्डिंग, दूसरे हार्डिंग थे, हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, उस समय ये घोषणा की गई थी।